हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है। भौतिक विज्ञान से संबंधित सामान्य ज्ञान, ये जो क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए जा रहे हैं, इसमें जो क्वेश्चन जितने सारे हैं जो डिस्कस किए जा रहे हैं, ये आपके कंपटीशन एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम दोनों में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों को देखते हुए लिया गया है। जितने क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, एक बार आप भी क्वेश्चन पढ़ते वक्त देखिएगा कि आपको कितना इसमें से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार पढ़िए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बोर्ड एग्ज़ाम को भी लेकर और कंपटीशन एग्ज़ाम को भी लेकर देख के बनाया गया है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक वस्तु का, वो समतल दर्पण में बनता है, ठीक। समतल दर्पण से बनता है, ना कि उत्तल दर्पण से बनता है, ना अवतल दर्पण से बनता, और इनमें से सभी, तो ये आपका विकल्प जो है गलत है। डी भी, सी भी और ए भी, आपका विकल्प बी समतल दर्पण से बनता है, यही सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, तो जो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है वो होता है समतल उत्तल दर्पण। समतल उत्तल दर्पण होता है, ना कि आपका जो है समतल उत्तल अवतल होता है, ना समतल अवतल होता है, ना ही उत्तल अवतल होता है। आपका जो विकल्प डी है वो सही है, समतल उत्तल होता है, ठीक। आपका ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, आपका डी विकल्प सही है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो उल्टा होती है, ठीक है, उल्टा होती है, ना कि सीधा होती है। सीधा और उल्टा भी नहीं होती है, और इनमें से कोई नहीं, ये तो आपका गलत ही है। सी भी गलत है और डी भी गलत है, आपका बी ए विकल्प सही है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में बनता है, ना कि उत्तल दर्पण में बनता है, ना अवतल दर्पण में बनता है, ना समतल दर्पण में बनता है। आपका जो विकल्प इसमें दिया गया है, विकल्प सी आपका, डी आपका सही है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में सही है। अगर विकल्प सिर्फ ये होता है कि उत्तल दर्पण होता, अवतल दर्पण नहीं होता, तो इन विकल्प में आपका विकल्प ए सही होता। अगर मान लीजिए उत्तल नहीं होता, अवतल होता, तो आपका अवतल जो है सही होता, लेकिन इसमें दोनों विकल्प दिया, इसलिए आपका विकल्प डी सही है, उत्तल दर्पण और समतल और अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपका विकल्प भी सही है। विकल्प ए क्या है वो देख लेते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, ये तो भाई गलत है। आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, ये भी गलत है। सभी कथन सत्य हैं, ये तो गलत ही है। आपका सिर्फ और सिर्फ कथन भी सही है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है, तो सदा जो है हमेशा जो है सीधा और आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होता है, ठीक है। ना आपका विकल्प ए सही है, आभासी और उल्टा, ना ही बी सही है, वास्तविक और सीधा, और ना वास्तविक सही है। आपका विकल्प सिर्फ और सिर्फ सी सही है, सीधा और आभासी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँख में प्रवेश करने वाली मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो वो जो नियंत्रित करता है वो है परितारिका। परितारिका नियंत्रित करता है, ठीक है। ना ही पुतली करती है, ना लेंस करती है, ना पक्षा भी पेशियां करती हैं। आपका जो नियंत्रित करता है वो है परितारिका, ठीक। परितारिका आपका नियंत्रित करती है। आपका विकल्प ए इसमें सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। सूर्य का गोल दिखता है, यहाँ पे होना चाहिए था सूर्य गोल दिखाई देता है। तो वो जो किस लिए होता है वो है चपटा, ठीक। चपटा दिखाई देता है, गोलाकार नहीं होता, घनाकार नहीं होता और अंडाकार नहीं होता, चपटाकार होता है। वो देखिए एक मतलब रोटी की तरह एकदम चपटा सा रहता है, ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। वो किस प्रकार का दर्पण है? तो वो समतल दर्पण होता है, ठीक। समतल दर्पण प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर होता है, ठीक। ना आपका विकल्प ए सही है, अवतल जो लिखा है, ना विकल्प बी उत्तल नहीं सही है, आपका विकल्प सी सही है, समतल इसमें, ठीक है, 9वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, ना ही वास्तविक होता है, ना उल्टा होता है, इनमें से कोई नहीं। आपका विकल्प ए भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। आपका विकल्प बी सही है, काल्पनिक। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो वो जल, मिट्टी, प्लास्टिक और कांच। तो मिट्टी के लिए जो है लेंस प्रयोग नहीं किया जाता, मिट्टी के लिए, ठीक है। जल के लिए किया जा सकता है लेंस, प्लास्टिक के लिए किया जाता है, कांच के लिए, मिट्टी के लिए नहीं किया जाता। लिखा क्या गया है, कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो मिट्टी है, ठीक है। मिट्टी के लिए लेंस प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, ठीक है, ऋणात्मक नहीं होती, शून्य नहीं होता, अन्य नहीं होता। इसमें जो है आपका उत्तल लेंस की क्षमता जो है वो धनात्मक होती है। विकल्प बी आपका इसमें जो है सही है, विकल्प बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर, ना कि मीटर होता है, ना मीटर स्क्वायर होता है। आपका जो उत्तर है इसमें विकल्प सी जो है डायोप्टर सही है, ठीक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है या कम दिखती है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वो अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण अपवर्तन है, ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ना परावर्तन है। इनमें से कोई नहीं। आपका विकल्प ये भी गलत है, सी भी गलत है, ए भी गलत है। आपका विकल्प सिर्फ और सिर्फ अपवर्तन जो कि विकल्प बी है ये सही है। अपवर्तन के कारण पानी में भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, कम समझ में आती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे जितने क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, जितने क्वेश्चन हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और ये सारे चैप्टर जो दिए जा रहे हैं आपके क्वेश्चन जो हैं ये सारे चैप्टर से ही उठाए जा रहे हैं। जितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ये सारे पुराने सेट से लिए जा रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से पढ़िए आप लोग, जो है अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन ना समझ में आए पूछिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण अपवर्तन है, इसका कारण अपवर्तन है। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण पानी में डाली गई छड़
या छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। ठीक है, ना ही आपका विकल्प ए सही है परावर्तन, न विकल्प सी सही है परावर्तन और अपवर्तन, ना आपका विकल्प डी सही है। इनमें से कोई नहीं, आपका सिर्फ और सिर्फ विकल्प जो है बी जो है अपवर्तन, यही आपका सही है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो द्वारक कहा जाता है, द्वारक। ठीक है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है, ना फोकस कहा जाता है, ना ध्रुव कहा जाता है। जो कहा जाता है दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है। अगला क्वेश्चन है सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, क्या प्रयोग किए जाते हैं? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में अवतल दर्पण प्रयोग किए जाता है, विकल्प ए आपका सही है। उत्तल दर्पण गलत है, समतल दर्पण गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत ही है। ठीक है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये चीज कहा जा रहा है। समतल दर्पण ये गलत है, उत्तल दर्पण ये भी गलत है, अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। रोगियों के नाक, कान, गले की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक, आपका विकल्प सी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हम लोग जो है। अगला क्वेश्चन है हीरे का अपवर्तनांक है। हीरे का अपवर्तनांक कितना है या क्या होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है या 2.42 है। ठीक, विकल्प डी आपका सही है। 1.77 ये आपका गलत है, 1.47 गलत है, 1.44 गलत है। आपका विकल्प जो डी है 2.42, यही आपका विकल्प डी सही है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण रहता है। ठीक, आपका विकल्प ए जो है गलत है, अवतल दर्पण इसमें लिखा है। विकल्प बी में समतल दर्पण, ये भी गलत है। आपका विकल्प जो सी है उत्तल दर्पण, यही सही है। ठीक है, उत्तल दर्पण मोटर गाड़ी के चालकों के सामने लगा होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो है। अगला क्वेश्चन है टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो वो जो पुंज की प्राप्ति होती है उस पुंज का नाम है संतृप्त प्रकाश पुंज। ठीक, संतृप्त प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। आपका पहला विकल्प जो है वो लिखा है समांतर प्रकाश पुंज, ये आपका गलत है। विकल्प बी आपका सही है, संतृप्त प्रकाश पुंज, ये आपका सही है। असंतृप्त ये गलत है, सभी कथन सही है। तो आपका विकल्प ए गलत है, सी गलत है और डी गलत है। इसमें जो विकल्प सही है प्रकाश से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, तो इसका विकल्प जो बी है संतृप्त प्रकाश पुंज, यही आपका सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सामान्य क्षेत्र की, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, ये आपका गलत है। वास्तविक और सीधा, ये भी गलत है। वास्तविक और उल्टा, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक, आभासी और उल्टा ये भी गलत है। आपका विकल्प सी जो है सही है, वास्तविक और उल्टा,
सामान्य नेत्र की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है सिलियरी पेशियों द्वारा होता है। सिलियरी पेशियों द्वारा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेत्र का निकट बिंदु है। किसी नेत्र का निकट बिंदु कितना है? तो किसी भी नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। किसी नेत्र का निकट बिंदु है, किसी नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। आपका विकल्प इसमें बी सही है, ए गलत है। 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर ये भी गलत है, 3 मीटर ये भी गलत है। आपका सिर्फ विकल्प बी जो है इसमें सही है, 25 सेंटीमीटर नेत्र का निकट बिंदु होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आँख की पुतली परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। आँख की जो पुतली है वो परिवर्ती द्वारक के प्रकार कार्य करती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है। अगला क्वेश्चन है सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है तो अनंत पर होता है। सामान्य मानव का दूर बिंदु अनंत पर होता है, जहां तक वो देख पाता है। ठीक है, पहला विकल्प इसमें दिया 25 सेंटीमीटर पर होता है, ये तो गलत है। 25 मिलीमीटर पर होता है, ये भी गलत है। 25 मीटर पर होता है, ये भी गलत है। आपका जो विकल्प बी है अनंत पर होता है, यही सही है। ठीक है, अनंत पर सामान्य व्यक्ति का नेत्र का दूर बिंदु होता है, अनंत पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो सिनेमा के पर्दों पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब नहीं बनता है, दोनों नहीं बनता है, सभी कथन सत्य हैं, ये भी गलत है। आपका विकल्प बी सिर्फ सही है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है सिनेमा के पर्दों पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? पीला ये तो नहीं है, बैगनी भी नहीं है, नीला भी नहीं है, आपका लाल है। ठीक है, लाल कलर जो है ये खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा। ठीक, किलोवाट घंटा मात्रक है तो ऊर्जा का है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, आवेश का विद्युत नहीं है, विभवांतर का विद्युत नहीं है, शक्ति का नहीं है। तो विकल्प बी आपका सिर्फ सही है, ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। ठीक, क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। तो टंगस्टन का। ठीक है, टंगस्टन का विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। तो यहाँ पर वीडियो आपका समाप्त होता है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। आगे हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।